नमस्ते, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी पॉइंट पे। मैं रणविजय आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका भी इसको कहते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, प्रत्येक जो स्कूल पाठ्यक्रम है उस किताब में फर्स्ट में होती है, लिखी होती है, ताकि स्टूडेंट, प्रत्येक नागरिक हमारे देश का उसको याद करे हमारी प्रस्तावना को, उद्देशिका को। तो उसमें क्या लिखा है, पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ उस प्रस्तावना में, उद्देशिका में क्या लिखा है, और उसके बाद किसने इसके बारे में क्या कहा, कैसे इसको परिभाषित किया, और इसमें जो दिए गए जो शब्द हैं उनको हम परिभाषित करेंगे, उनका बहुत ही महत्व है। तो इसमें जो स्टार्टिंग होती है जिन शब्दों से, हम भारत के लोग, हम थोड़ा रुकना है, भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत के लिए, हम भारत के लोग, भारत के लिए संपूर्ण प्रभुता संपन्न, संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये जो 5 शब्द दिए गए हैं इनका बहुत महत्व है। गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। न्याय और विचार अभिव्यक्ति, एक एक शब्द अपने आप में महत्व है, इनका कीमती हैं। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, और जो है जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में एक एक शब्द को आप समझिए, आपको अर्थ बताएंगे सबका। संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् कौन, वो भी हम बताएंगे आपको। एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये चीज़ें लिखी हैं। इन सब के अलग अलग शब्दों का बहुत ही महत्व है। थोड़ा सा ये जो आप याद करेंगे, थोड़ा सा आपको बोर करने वाला लगेगा, लेकिन एक एक आप अर्थ समझोगे इनका तो आपको अच्छा लगेगा। तो हम पहले इसको, प्रस्तावना को लिखते हैं, उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत
अंगीकृत, अधिनियमित, अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की उद्देशिका है। अब हम इसका एक एक शब्द को हम पढ़ेंगे, इसका एक एक अर्थ इसको शब्द को हम परिभाषित करेंगे। तो जो ये संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसको सबसे पहले संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान में इसको पास किया गया। ठीक है। तो अब जो है हम इसको परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के लोग कौन, मतलब ये जो भारत की जनता है, भारत की जनता की जो शक्ति का जो स्रोत है, वो जो संविधान की जो शक्ति का जो स्रोत है वो कौन है? भारत की जनता, हम भारत के लोग। ठीक है। भारत को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उद्देशिका है उसमें भारत शब्द को कितने बार जो है प्रस्तुत किया गया है। तो भारत जो शब्द है ये 2 बार, इसमें 2 ही बार आता है। तो पूरी उद्देशिका में भारत को एक संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न, ये 1 और 2 3 4 5 जो शब्द हैं ये संविधान का स्वरूप हैं। ये हमारे संविधान का क्या है? स्वरूप हैं। तो संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न का जो अर्थ है वो क्या होता है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? इसका मतलब होता है कि जैसे जो हमारा देश पहले गुलाम था, अंग्रेज़ों ने अपना उपनिवेश बना रखा था भारत को। तो जो 1757 की जो प्लासी का युद्ध है या फिर 1764 का बक्सर का युद्ध है, इससे लेकर के 1947 तक जो है अंग्रेज़ों का उपनिवेश भारत रहा है। तो भारत की जो नीतियाँ थी, चाहे वो बाह्य नीति थी चाहे आंतरिक नीति थी, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई। अब हमारा देश संपूर्ण प्रभुता संपन्न हो गया है। अब जो बाह्य नीति है, जो देश की बाहरी नीति है, दूसरे देशों के लिए है, संपर्क है, रिश्ते हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, सांस्कृतिक है। तो जो बाहरी नीति हम बनाएंगे या हम देश में आंतरिक जो नीति बनाएंगे वो हम बनाएंगे, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं होगा किसी दूसरे देश का, किसी दूसरे देश के व्यक्ति का। ये सब भारत के लोग जो हैं, भारत की जनता जो है नीतियाँ बनाएगी, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो बनाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न। ठीक है। इसके बाद हम समाजवादी शब्द की हम बात करें तो जो समाजवादी जो शब्द है ये यदि हम यूरोपीय दृष्टि से हम देखें तो यूरोप के जो विद्वान थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने तो समाजवाद की जो परिभाषा है, समाजवाद का मतलब होता है समानता। तो उसने कहा है उसके शब्दों में जो मैं बताऊं आपको कि जो समाजवाद है, समानता है, वो कैसे प्राप्त की जा सकती है? वो संघर्ष के द्वारा। मजदूर जब संघर्ष करेगा तो मतलब जो है वो समानता मिलेगी। तो समाजवाद होगा। जो शीत युद्ध के दौरान जो पूरा विश्व था 2 गुटों में बटा हुआ था, एक पूंजीवादी गुट था, दूसरा साम्यवादी गुट था। तो ये जो विचारधारा थी इसमें था। लेकिन हमारी जो विचारधारा थी वो जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। तो समाजवादी शब्द का हमारा जो समाजवाद है,
हमारा जो समाजवाद है वो गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है और इसमें मेल मिलाप से समाजवाद की स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद में पंथ निरपेक्ष। हमारा जो देश आज़ाद हुआ उस समय जो है देश में 82% से 80% से मतलब अधिक हिंदू राष्ट्र था। ये हिंदू बहुल जो राष्ट्र था, हिंदू रहते थे और हिंदू बहुल होने के बाद हमारे देश को पंथ निरपेक्ष बनाया गया, यानी कि हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है। पाकिस्तान का जो राज धर्म है उसके संविधान में लिखा है इस्लाम है और इंग्लैंड का जो संविधान है उसमें जो लिखा है कि इंग्लैंड का जो राज धर्म है वो ईसाई है। लेकिन हमारे संविधान में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया है, पंथ निरपेक्ष है, कोई हमारे देश का अपना राज धर्म नहीं है, हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि लोकतंत्र, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। जो इसकी जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे 1861 से 1865 तक, रिपब्लिकन पार्टी से थे, अश्वेत थे। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर लोकतंत्र को परिभाषित किया है इसको कि लोकतंत्र क्या होता है। जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई जो सरकार होती है उसको लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। जो गणराज्य, गणराज्य का शब्द का मतलब गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब रिपब्लिक। हमारा जो देश है, कंट्री है, वो रिपब्लिक है, गणराज्य है हमारा देश, गणतंत्र है। तो गणतंत्र किसको कहा जाता है? जिसमें जो सर्वोच्च पद होते हैं, जिसमें जो देश का जो सर्वोच्च पद होता है वो पैतृक नहीं होता। ठीक है, पैतृक नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं? गणतंत्र। हमारे देश में 2 पद सर्वोच्च होते हैं, एक संवैधानिक और एक वास्तविक। जो सर्वोच्च पद संवैधानिक है वो राष्ट्रपति का पद है हमारे देश में, और वास्तविक जो सर्वोच्च पद है वो प्रधानमंत्री का होता है। तो ये दोनों पद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो चुने जाते हैं। तो जहाँ ऐसा होता है वंशानुगत पद नहीं होता, पैतृक नहीं होता, उस देश को क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। हाँ, ये दोबारा जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं तो दोबारा वो बन सकते हैं, लेकिन वो एक प्रक्रिया होगी 324 अनुच्छेद के तहत चुनाव के द्वारा ही वो दोबारा चुने जा सकते हैं। तो ये 5 शब्द हैं, इनका बहुत ही अपना महत्व है। ये संविधान का स्वरूप हैं, हमारे संविधान का क्या है? स्वरूप हैं। ये बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है कि हमारा जो है देश है, प्रत्येक नागरिक को सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से न्याय मिलेगा इस देश में। तो ये क्या है? ये हमारे जो संविधान है उसके उद्देश्य हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये सब क्या है? हमारे उद्देश्य हैं। और ये जो है विचार, अभिव्यक्ति जो है हमारा जो अनुच्छेद 19 में हमने पढ़ा था उसमें ये सब दे रखा है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता, ये जो हमारा अनुच्छेद 16 है उसमें ये चीज़ें हमारे मौलिक अधिकारों में दे रखी हैं। तो ये हमारे उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले किस, हमारी जो प्रस्तावना है उद्देशिका है तो उसमें किस न्याय की बात कही गई है? तो सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात कही गई है, दूसरे नंबर पे आर्थिक न्याय की बात की गई है और तीसरे नंबर पे राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो इस प्रकार से हम जैसे सा, आ, रा, इस प्रकार से हम याद इसको कर सकते हैं। ठीक है, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, तो व्यक्ति के गरिमा की बात कही गई है। और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता शब्द बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद कौन होते हैं? उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे वे एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीरू बारी, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेरू बारी,
ये एक वाद था, ये बेरुबारी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया था इस प्रस्तावना के संदर्भ में। तो उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, ये संविधान का अंग नहीं है और इसमें बदलाव, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए, अपने ही फैसले को बदलते हुए कहा कि ये जो संविधान की उद्देशिका है, संविधान की जो प्रस्तावना है, वो संविधान का एक अंग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसके बाद जब 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ था। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे इसमें? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, 2 शब्द यहाँ से लिए गए थे। ये 2 शब्द ये जोड़े गए थे संविधान में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कहाँ है इसमें अखंडता? ये अखंडता। तो ये अखंडता, ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में इस संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। केवल एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है। ठीक है। अब जो है NA, कुछ मैं नाम आपको लिखता हूँ। NA पालकीवाला, NA पालकीवाला, तो इसने संविधान को क्या कहा? इस संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसको NA पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। क्या कहा? कि ये संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है। किसी ने इसको संविधान की आत्मा कहा। संविधान की जो उद्देशिका है, ये प्रस्तावना है, इसको संविधान की आत्मा कहा। लेकिन जो B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा, B.R. जो अम्बेडकर हैं, इसने संविधान की आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये दे रखा है। इसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। लेकिन यदि अम्बेडकर का नाम नहीं आता है, सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो संविधान की आत्मा, ये जो संविधान की उद्देशिका है, ये संविधान के प्रस्तावना है, इसको कहा गया है। तो इस प्रकार से ये जो संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको बताया गया। तो ये प्रत्येक जो नागरिक है उसको जो हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जो परिचय पत्र जो बताया गया है, जो संविधान की आत्मा जिसको कहा गया है, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और ये जो इनके बारे में अलग अलग जो है मैंने आपको बताया। तो ये सब जो है, जो संविधान की प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। और आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।